साधना प्लस न्यूज पर झारखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रांची में किसान आंदोलन को लेकर जेएमएम कांग्रेस का बयान आया सामने। बीजेपी ने किसानों के साथ साजिश कर कराई हिंसा। किसानों के बीच में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की हिंसा और हंगामा। रांची में हेमंत सरकार पर जमीन घोटाला का लगा आरोप। बीजेपी ने सरकार पर जमीन लूट के लगाए आरोप। जेएमएम कांग्रेस के बीजेपी को दिया करारा जवाब। रांची में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने दी आत्महत्या की धमकी। मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यालय में दिया धरना। कांग्रेस भवन की छत पर चढ़कर दी आत्महत्या की धमकी। लाल सिंह का रांची दौरा, कार्य समिति की बैठक में लेंगे हिस्सा। हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां किसान आंदोलन को लेकर झारखंड की सियासत अभी भी गरमाई हुई है। इसी मामले में कांग्रेस और जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिंह ने कहा कि ये बीजेपी के नेताओं का ही किया गया काम है। केंद्र सरकार ने अपने लोगों को भेजकर हंगामा कराया और किसानों के आंदोलन को बदनाम किया, जबकि जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे का कहना है कि किसानों के खिलाफ साजिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अमर बाउरी ने कांग्रेस जेएमएम को जवाब देते हुए कहा कि देश को गणतंत्र दिवस के दिन कलंकित किया गया और फिर भी सूबे में इस आंदोलन को जेएमएम और कांग्रेस का मोरल समर्थन प्राप्त होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसानों का आंदोलन नहीं हो सकता। उनका मानना है कि केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर जांच करते हुए पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। दंगाई था वो किसान नहीं हो सकता, क्योंकि जो किसान है वो दंगाई नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि दंगाई कभी भी किसान नहीं हो सकता। और ये भाजपा का एक घृणित काम था। लगता है कि जो केंद्र सरकार 2 माह से इस किसान आंदोलन को खत्म करने का एक घृणित प्रयास कर रही थी और वो प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा 26 जनवरी को उनका वो प्रयास कहीं न कहीं सफल हो पाया। अपने लोगों को उस भीड़ में सम्मिलित करवा करके किसानों के आंदोलन को पूरी तरह बदनाम करने की जो साजिश केंद्र सरकार ने रची, इस तरह से वहां पर घटनाएं घटी, पुलिस के साथ में जिस तरह से झड़प हुआ, सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरह से लाल किले पर घटना घटी है, ये पूरा मामला कहीं न कहीं जांच का विषय बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए कोई साजिश की गई हो, कोई चाल चला गया हो। इसकी जांच होनी चाहिए। हम बेवजह किसानों पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। महान गणतंत्र को कलंकित करने का काम जो कल दिल्ली में हुआ और इसके पीछे जो मॉरल सपोर्ट भारतीय कांग्रेस पार्टी और यहाँ राज्य के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा दे रही है, ये बहुत बड़ा निंदनीय विषय है। एक तो महान गणतंत्र है अपना, और कम से कम गणतंत्र दिवस के दिन को छोड़ देना चाहिए। और लाल किला का वो प्राचीर असंख्य लोगों के बलिदानों के लहू से सिंचित वह भूमि है जो हम लोगों के एक गौरव का प्रतीक है। वहां जिस तरह से नंगा नाच इनके द्वारा किया गया, तो सरकार से मांग होती है कि जितने भी नेता इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं या फिर जो भी मोरली सपोर्ट कर रहे हैं, इस गणतंत्र को कलंकित करने वाले उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इन कांग्रेस के लीडरों पर भी और तमाम ऐसे लोग जो इनके समर्थक है। बढ़ते आगे, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज सरकार पर जमीन घोटाले को लेकर ये बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब से झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार बनी है, तब से सूबे में जमीन लूटना शुरू हो गया है। लोगों को जमीन लूटी जा रही है, सरकार फिर भी चुप बैठी है। जमीन घोटाला बढ़ गया है, ये सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। वहीं इस मामले पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि दरअसल बीजेपी अपने कार्यकाल में इस तरह की जमीन घोटाला करती आई है, इसलिए वो जमीन घोटालों की बात कर रही है। अब जब सरकार उन पर नकेल कस रही है तो बीजेपी में घबराहट मची हुई है।
दीपक प्रकाश जी को सोच समझकर सरकार पर आरोप लगाने चाहिए। प्रदेश में किसी का भी जमीन नहीं लूटी जाएगी और ना ही लूटी जा रही है। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी दीपक प्रकाश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश जमीन दलालों से मिले हुए हैं और यही वजह है कि वो इस तरह के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में जमीन घोटाले होते रहते हैं, इस सरकार में सब कुछ क्लियर है, यहाँ पर किसी का भी जमीन नहीं लूटी गई। जमीन के दलाली करने में लगे हुए हैं और जमीन में दलाली के अलावा अवैध कब्जे करने के भी काम कुछ जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, सत्ता में काबिज हैं, वे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रांची, झारखंड ही नहीं बल्कि रांची के शहरों के नजदीक के जमीन पर कील की तरह दृष्टि जमाते हुए अवैध कब्जे करने का काम कर रही है। राज्य की सरकार में बैठे हुए सत्ता में लोग जो बैठे हुए उनके संरक्षण से, उनके समर्थन से। दास के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उन्होंने किन किन लोगों को कितनी जमीनें दी, औने पौने दाम में लोगों को उद्योग लगाने के नाम पर जमीन आवंटित कर दिया गया। बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई कि आम लोगों की जमीन भी इससे अछूता या नहीं रहा। तो सरकार जब उन सारे विषयों को संज्ञान में ले रही है, उन विषयों का जांच सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो छटपटाहट है वो सामने आ रही है और उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। दीपक प्रकाश जी क्यों जमीन के लूट के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि जमीन दलालों से उनका संबंध है, तभी इस तरह की बातें करते हैं। कौन उनको ये रिपोर्ट ला करके देता है? सारे जमीन दलाल जिन्होंने गलत तरीके से लोगों के जमीनों पर कब्जा किया था, आदिवासियों के जमीनों पर, मूलवासियों की जमीनों पर कब्जा किया था, उस पर कुठाराघात शुरू हो गया है। इसलिए घबराहट में इस तरह से बिचौलिया दलालों के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको ये पहले देखना चाहिए कि किन लोगों के जमीन की बात कर रहे हैं। पूरी तरह से संवेदनशील हैं इन मुद्दों को लेकर के। किसी का एक छटाक जमीन भी किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाए। बढ़ते हैं आगे और झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि झारखंड की सरकार बिचौलिए चला रहे हैं। बता दें कि झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने एक बार फिर से हेमंत सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि दीपक प्रकाश ने सरकार पर ये आरोप लगाए हैं कि सरकार को बिचौलिए चला रहे हैं। इस सरकार को चलाने वाली ना तो पार्टी है ना ही कोई मंत्री, बल्कि सरकार को बिचौलिए अपनी तरह से चला रहे हैं, जो कि पूरे राज्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इधर दीपक प्रकाश के इस बयान पर जेएमएम और कांग्रेस ने भी अपना करारा जवाब दिया है। दीपक प्रकाश के बयान को लेकर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है। पूर्व की सरकार को बिचौलिए ही चलाते थे, इसलिए दीपक प्रकाश ऐसा बोल रहे हैं। वहीं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे का कहना है कि दरअसल बिचौलिए शब्द से बीजेपी को काफी लगाव है, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में बिचौलिए सक्रिय थे, वहीं सब कुछ तय करते थे, लिहाजा उन्हें लगता है कि इस सरकार में भी यही सब होता होगा। ये बीजेपी बिना किसी आधार के सरकार पर इस तरह के आरोप लगा रही है। जमीन के भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को ये बिचौलिया शब्द थोड़ा ज्यादा सूट करता है, क्योंकि आज तक उन लोगों ने इस राज्य में जो सरकार चलाया है वो बिचौलिए के माध्यम से ही उनके द्वारा सरकार चलाया गया है। तो वो अपनी बातों को हेमंत सोरेन के सरकार पर थोपने का प्रयास करते हैं। यहां बिचौलियों का कोई स्थान नहीं है और खुद माननीय मुख्यमंत्री इन सारे मामलों में बहुत ही संजीदा है। जो जैसा करता है वैसा सोचता है। पिछले 5 वर्षों तक किस तरह से बिचौलिए इस राज्य पे हावी रहे हैं
वो किसी से छुपा नहीं है। और आदरणीय दीपक प्रकाश जी की जहां तक बात है, तो उनसे बेहतर कोई बिचौलियों के बारे में जानता नहीं है। वो अगर इस तरह की कोई सूचना दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये देखना पड़ेगा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित बिचौलिए कुछ कर तो नहीं रहे हैं, और कहीं न कहीं जो लगातार इन लोगों के द्वारा सरकार के अस्थिरता का प्रयास किया जाता है कि सरकार अस्थिर होने वाली है, उस रणनीति के तहत ही किया जाता है, ताकि इनके बिचौलिए कमाते खाते रहें और अधिकारियों के बीच जो एक हवा है। आप सब कोई जानते हैं कि हम इस सरकार पर आरोप लगाते आए हैं, ये सरकार बिचौलियों की सरकार है, बिचौलियों की सरकार है। ये सरकार को चलाने वाले मंत्री नहीं है, इस सरकार को चलाने वाले अफसर भी नहीं है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। प्रिय चतरावासियों, जरा सोचिए, उग्रवाद का रास्ता कितना सही कितना गलत। विगत 20-25 वर्षों में चतरा जिले को क्या मिला? हिंसा, उग्रवाद, उग्रवादियों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए विकास कार्यों से रंगदारी या सड़क, बिजली, पानी व सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाने पर उग्रवादियों द्वारा रोक। सभी उग्रवादी संगठनों से अपील है कि हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाएं। ऐसा नहीं करने पर आपके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। आइए आप और हम मिलकर इस गणतंत्र दिवस 2021 के पावन अवसर पर चतरा को हिंसा से स्वतंत्रता दिलाने का दृढ़ संकल्प लें। निवेदक, चतरा पुलिस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पंचायत सचिव परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने आज कांग्रेस भवन के पहुंचकर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर आत्महत्या करने की धमकी भी दी। दरअसल पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 2 साल पहले पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली थी, लेकिन पूर्व की सरकार में ली गई परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। वहीं वर्तमान सरकार ने भी वादा किया था कि वो जल्द रिजल्ट दे देंगे। इसके लिए सत्तासीन पार्टी कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी भी बनाई गई। हमारा आमरण अनशन भी तुड़वाया गया, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने इस मामले में कोई सुध नहीं ली। वहीं कांग्रेस ने अपना राजनीति लाभ के लिए हमारा यूज किया है, इसलिए अब हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस का साफ कहना है कि जल्द ही इनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं सरकार अभ्यर्थियों की अधिकारों को लेकर संवेदनशील भी है। वहीं पूर्व की सरकार की गलतियों की सजा वर्तमान सरकार भुगत रही है। कि हम अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हम झूठा वादा नहीं करते, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ये बन गई है कि पूर्ववर्ती सरकार ने, रघुवर सरकार ने जो कार्य किया है वो झारखंड के लिए वर्तमान में नासूर बन गया है। तो हमें लगता है कि उस नासूर को ठीक करने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए, और हम पंचायत के अभ्यर्थियों से ये अनुरोध भी करेंगे कि वो धैर्य रखें। उनका काम हो रहा है और हमें लगता है कि बहुत जल्द उनका रिजल्ट सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ उनका रिजल्ट को प्रकाशित करेगी। लंबे समय से सरकार ने और कांग्रेस ने हमारे साथ जिस तरह से वादा किया और लगातार वादा खिलाफी किया, उन्होंने हमें हमारे आमरण अनशन को तुड़वाया था, जो कि बहुत ही बड़ा व्यापक राज्य स्तरीय आंदोलन था। उसको तुड़वा करके सरकार अपनी वोट को बचाई, सरकार अपनी दुमका और बेरमो सीट बचाने में प्रयास की और सफल भी रही, लेकिन हम अभ्यर्थियों को मरने के लिए छोड़ दिया। और कांग्रेस कार्यालय ने एक कमेटी गठित की थी, जिस कमेटी के माध्यम से हमारा अनशन तुड़वाया महीना बीत चुका है, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जा रहा है। हम अपनी आत्मदाह करेंगे ताकि आने वाले समय में कम से कम जो
झारखंड के बच्चे हैं उनका भविष्य के साथ कोई इस तरह से ना खेल पाए। और अगली खबर हजारीबाग से है, जहां उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने कलेक्ट्रेट में मासिक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। इस पत्रकार सम्मेलन में उपायुक्त ने बीते दिनों हुए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही कई मामले को सम्मेलन में संज्ञान में लेकर आगे कार्यवाही करने की बात भी कही। और जमशेदपुर बीजेपी नेत्री लकी सिंह को झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं दीप ज्योति महिला समिति अध्यक्ष बिंदु सिंह और अन्य सदस्यों ने लकी सिंह का भव्य स्वागत किया, जहां लकी सिंह ने भी दीप ज्योति महिला समिति की तारीफ करते हुए अध्यक्ष और सदस्यों को बधाई दी। वहीं नव नियुक्त झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी लकी सिंह ने कहा कि आज मैं काफी खुश हूं, पार्टी ने मुझे अपना समझा और ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। की तरफ से हमारी सब महिलाएं हम लोग सब मिल करके आज हम लोग को बहुत अच्छा लगा जब हमारे लकी दीदी प्रदेश की भाजपा की प्रदेश की मीडिया प्रभारी बनी है। उसी वे में आज हम लोग उनको सम्मानित करने का काम किए हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी दीदी है, वो बहुत अच्छा हम लोग को साथ भी दे रही हैं, बहुत अच्छा हम लोग का सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि हम लोग महिला है, महिला के लिए हम लोग का बहुत अच्छा काम कर रही है लकी दीदी, इसीलिए हम लोग उनको दीप ज्योति की तरफ से हम लोग सम्मानित किए हैं। हमारी सारी टीमें साथ में हैं। आज महिला दीप ज्योति संस्था की तरफ से हमको भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा सोशल मीडिया प्रभारी बनने पर इन लोगों ने हमको यहाँ पर स्वागत किया है। मैं पार्टी का बहुत बड़ा एहसानमंद रहूंगी, कर्जदार रहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और वहां तक पहुंचाया। पार्टी के हम लोग की भारतीय जनता पार्टी ऐसा चीज है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी इज्जत देती है, मान सम्मान देती है और हर एक कार्यकर्ता पर नजर रखती है कि कौन कैसा कार्य करता है, उसी के कार्य के हिसाब से पार्टी उनको जिम्मेदारी देती है। इसके लिए मैं बहुत बड़ी एहसानमंद हूँ। और आज बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां मीडिया से बात करते हुए लाल सिंह ने कहा कि हम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कल कार्य समितियों के सदस्य के साथ भी बैठक होगी और बैठक में आयोजन के लिए फैसले भी लिए जाएंगे। जिसके बाद लाल सिंह आर्य ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे कि आज शाम को 6 बजे प्रदेश पदाधिकारी बैठक है और कल प्रदेश कार्यसमिति की बैठक है। स्वाभाविक है, कार्यसमिति में आगामी कार्यक्रमों की योजना बनती है। विस्तार की दृष्टि से मोर्चा क्या काम करे ये हम कार्यक्रम होते हैं। साथ ही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ 5 वर्षों मध्य प्रदेश 10 वर्ष हमारी सरकार रही, लेकिन आम जनता में किसी भी प्रकार का ये देखने को नहीं मिला कि किसी पर कोई आक्रमण हुआ हो, कोई अत्याचार हुआ हो। लेकिन 1 साल के भीतर ये जो सरकार है ये SC ST और आम जनता की विरोधी सरकार बनी बैठी। बढ़ते आगे, जहां JMM किसान मोर्चा में काफी संख्या में नव युवक शामिल हुए, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकास कामों से प्रभावित होकर हर गुट में काफी संख्या में नए युवक JMM किसान मोर्चा में शामिल हुए। और पलामू के मनातू में TSPC नक्सली संगठन के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि पुलिस को भारी पड़ता नक्सली देख भाग खड़े हुए। वहीं पुलिस ने 3 TPC नक्सली बुटेन, मासूम और कोरा नामक नक्सली को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना स्थल से AK-47 24 गोली P2 नक्सली पोस्टर पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में 150 राउंड फायरिंग की गई। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। 26 तारीख के रात्रि में पुलिस और JJ की टीम के साथ TSPC के क्रियावादियों की सूचना पर हम लोग ऑपरेशन के क्रम में उनके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 3 क्रियावादियों को गिरफ्तार किया है और साथ में एक AK-47 24 गोलियों के साथ 2 उसके चार्जर्स और मैगजीन्स और ढेर सारा बिंडोलिया और पिट्ठू बरामद किया गया है।
जो पूरा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट था वो भी बरामद किया गया है। तो अभी हम लोग सारी चीजों पे जांच कर रहे हैं और फर्दर अभी हमारा जो ऑपरेशन है वो क्षेत्र में चल ही रहा है और कुछ आगे आने पर फिर आप लोगों को अपडेट करेंगे। और अगली खबर साहिबगंज से है, जहां कलेक्ट्रेट में उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार ने बैठक की, जिसमें विधिक सेवाएं सह सशक्तिकरण शिविर लगाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं बैठक में ये बताया गया कि झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी राज्य के सभी जिलों और प्रखंडों में 30 जनवरी से विधिक सेवाएं सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कर रही है। वहीं बैठक में ये भी बताया गया कि शिविर का आयोजन पोखरिया के टाउन हॉल में किया जाएगा। और जमशेदपुर में नाबालिग प्रेमिका की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं मामले में पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कोवाली पुलिस के सामने प्रेमी ने अपने 15 साल की प्रेमिका की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है। साथ ही पुलिस ने नाबालिग के शव को भी बरामद कर लिया है। चल रहा था, ये भूला फुसला के ले गया, हम शादी करेंगे बोलकर। पेट में भी 2 साल 2.5 महीना का बच्चा था। त्रिपुरा जंगल में ले गया, मार के वहाँ फेंक दिया। फेंकने के बाद पुलिस को हम लोग इन्फॉर्म किया, पुलिस ने वहाँ से। और गुमला के सदर अस्पताल सभागार में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सेंटर फॉर कोटालाइनिंग चेंज के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम को नारी शक्ति के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारे समाज में लड़कियों के साथ होने वाली असमानता और भेदभाव के बारे में जागरूक करना है। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती किरण माला बाड़ा मौजूद रहीं। इसलिए मनाते हैं कि आज हमारे देश में लड़कियों के ऊपर बहुत सारे भेदभाव होते हैं, तो इसी चीज के लिए बालिकाओं को जागरूक करने के लिए हम बालिका दिवस आयोजन किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ निश्चित तौर पर गुमला जिला में आज एक कार्यक्रम रखा गया है। हम बता दें कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर हम कहना चाहेंगे, बालिका को संदेश देना चाहेंगे कि आज हमारे यहाँ बाल विवाह हो रहा है, लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है। इस पर आज घर से ही बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पे जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त संयोजन में उनके संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सेंटर फॉर कोटालाइनिंग चेंज जो एजेंसी है वो सरकार के किशोर किशोरियों के कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालित करने में तकनीकी सहयोग प्रदान करती है। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें विभिन्न प्रखंड के वैसी बालिकाएं और वैसे स्वास्थ्यकर्मी जिन्होंने बालिकाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए समाज में जो बालिकाओं के साथ भेदभाव होता है, जो असमानता बालिकाएं झेलती हैं, उसको दूर करने में जिन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है, वैसे चिन्हित स्वास्थ्यकर्मी और बालिकाओं को हम लोग इस कार्यक्रम में आज विभाग की ओर से सम्मानित भी करेंगे। और लातेहार जिले के बालूमाथ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेगा आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिला अंधापन नियंत्रण समिति लातेहार के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लातेहार विधायक बैजनाथ राम ने फीता काटकर किया। वहीं बालूमाथ में 2 दिवसीय पंजीकरण का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें मरीजों को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर साथ में लाना होगा। वहीं मरीजों को निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि हर प्रखंड में बारी बारी से शिविर का आयोजन किया जाएगा। जांच के बाद मरीजों को चौपारण में ऑपरेशन भी किया जाएगा, जहां ठहरने की व्यवस्था, ऑपरेशन, डॉक्टर की सुविधा, भोजन, नाश्ता और अत्याधुनिक काला चश्मा सुलभ नेत्र अस्पताल में निःशुल्क मुहैया कराया जाएगा। ग्रामीणों ने बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेडीज डॉक्टर नहीं रहने से होने वाली समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, जिसमें लातेहार विधायक बैजनाथ राम ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस हॉस्पिटल में भी लेडीज डॉक्टर बहुत जल्द ही होंगे। बहुत जल्द अस्पताल का निर्माण भी कराया जाएगा। अब यहाँ के मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
और साहिबगंज जिला मुख्यालय के सदर प्रखंड क्षेत्र के सकरी गली समदा सीर निवासी उषा देवी ने न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पूर्व में हुई अपनी बेटी की हत्या की आशंका को लेकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मृतका की मां ने बताया कि उनकी बेटी और उसके पति के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी चल रही थी, जिसको लेकर मृतका ने अपने ही पति कमलेश यादव के ऊपर दहेज प्रथा का केस भी दर्ज करवाया था। इसी केस में कमलेश यादव ने पत्नी को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और कुछ दिनों तक सही सलामत रखने के बाद उसे गोपनीय तरह से कहीं गायब कर दिया। वहीं मृतका के 2 मासूम बच्चे भी हैं, जिसे अभी कमलेश यादव अपने कब्जे में लेकर बैठा हुआ है। वहीं उधर कमलेश यादव अपनी पहली पत्नी की गुमशुदगी के बाद फिर से दोबारा शादी कर चुका है और पहली पत्नी से हुए दोनों बच्चों को आर्थिक शोषण और मारपीट की घटनाएं करता रहता है। वहीं कमलेश यादव बिहार पुलिस में सरकारी नौकरी करता है। इसी बात को लेकर पीड़िता की मां उषा देवी ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। कर दिया कि क्या किया, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। और दूसरी शादी भी कर लिया। दूसरी शादी करके पति पत्नी दोनों मिल करके हमारा नाती या नतनी है दूठो, उसको बहुत मारता है। इसीलिए हम एसपी साहब के पास आए हैं अपना न्याय मांगने के लिए। ये हमको वापस दिला दे, हमारा नाती नतनी को हमको वापस दिला दे। बढ़ते आगे और अब बात देवघर की करेंगे, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कई थाना क्षेत्रों से 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना पर जामताड़ा और देवघर जिले के कई थाना क्षेत्रों से 17 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं। ये साइबर अपराधी आम लोगों को फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगते थे। इसके द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है, ताकि इस जिले के साइबर अपराधियों के कारण जो पूरा देश दंश झेल रहा है उसको कम करने की कोशिश की जाए। 17 साइबर अपराध कर्मियों के द्वारा देवघर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 28 मोबाइल, 53 सिम, 21 एटीएम, 22 पासबुक, 13 चेकबुक, 1 स्वाइप मशीन, नकद 33,000 रुपये और 2 बाइक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस। नमस्कार।